राम राम जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बताइए जल्दी से, फटाफट से कमेंट करिए। पहले ये बताओ, कल की क्लास कैसी रही और कोई आपका डाउट, कोई समस्या तो नहीं है कल की क्लास से संबंधित? अगर है तो कमेंट करो। हाँ जी। आज हम लोगों को डिस्कस करना है बॉर्डर ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग चलो डायरेक्ट हेडिंग डालो, पाकिस्तान। यहीं से शुरुआत करनी है हमें। 1947 की बात है, जब 1947 में बना था कौन? पाकिस्तान। एक लाइन ड्रॉ की गई थी जिस लाइन का नाम था रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये सेपरेट करती है किसको किससे? तो आपका आंसर होगा ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है ना? ये अलग करती है किसको किससे? भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन। ओके। आगे अगर मैं बात करूंगा आपसे तो यहां एक मैप उठा लेते हैं, उस मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं फिर। जो देते हैं सुना। मैप पर देखेंगे ध्यान से। कोई यहां पर जो आपको दिख रहा है ना, ये कंट्री, ये कौन सा कंट्री है? तो तब आपका आंसर होगा, यहां पे देखो ध्यान से। ये कंडीशन है यहां पे। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो भाग आपको दिख रहा है ना, यही पाकिस्तान है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है जी पाकिस्तान। और यहां स्टेट कौन कौन से आ जाएंगे? तो सबसे नीचे तो यहां गुजरात पड़ेगा, यहां पर राजस्थान होगा, राजस्थान से ऊपर पंजाब पड़ेगा। ठीक है। पंजाब से ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर पड़ेगा जम्मू कश्मीर। और ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पड़ेगा लद्दाख। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ध्यान से सुनना, जो
पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? एक आएगा इसमें गुजरात, एक आएगा इसमें राजस्थान, फिर आएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर आएगा, और आएगा लद्दाख। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां से लेकर के लास्ट इस वाले पॉइंट तक ये कितने किलोमीटर का बॉर्डर है, तो आपका आंसर होगा 3323 किलोमीटर का बॉर्डर है। ठीक है, कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? 3323 किलोमीटर का ये बॉर्डर है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर अब इसके साथ हमारे क्या क्या डिस्प्यूट चल रहे हैं, उन डिस्प्यूट को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे जो ये बॉर्डर है हमारा नॉर्थ में, इस वाले क्षेत्र की बात करते हैं। देखो ध्यान से, पूरा समझ में भी आएगा, जितने आपने चर्चा में सुने हैं वो सब आएंगे। ठीक पूरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। सर अगर मैं आपसे बात करता हूं इस पूरे के पूरे क्षेत्र की, तो इसे क्या कहा जाता है? सामने लिखा हुआ है आपके, इसी को पीओके के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पीओके के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से इस वाले क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक, देखो ध्यान से, इसका क्या मैटर है इसी के बारे में समझते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पे, आपको जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है क्या? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर। ओके, इसी क्या कहा जाता है? इसी कहा जाता है पीओके। आगे बात समझ में। अब इसका मैटर क्या है? मैटर पूरा समझो, पूरी कहानी समझाते हैं आपको है क्या। सर ये 1947 की बात है। पाकिस्तान के कबाली समूह ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। एक्चुअल में ये इंडियन टेरिटरी है, भारतीय क्षेत्र है। वास्तविक रूप से ये भारतीय क्षेत्र है, लेकिन इस पर जो अधिकार कर रखा है वो अधिकार कर रखा है किसने? आपका आंसर होगा पाकिस्तान ने। ओके, तो पीओके का मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी इसकी, ये है इंडियन टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाई पाकिस्तान। भारतीय क्षेत्र जिस पर पाक ने अधिकार कर लिया, इसी को कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी लाइन है? इस वाली लाइन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो लाइन है ना, इस लाइन का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा एलओसी लाइन। इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा। ठीक है, एलओसी लाइन क्या करती है? इसको सेपरेट करने का काम करती है।
इसको अलग करती है। आगे बात समझ में? अब याद रखना इसके दो हिस्से हैं, ठीक है ना? कितने हिस्से हैं इसके? दो हिस्से हैं। और दो हिस्सों में कौन कौन से हैं? जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है गिलगिट रीजन। और जो ये नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे कहा जाता है आजाद कश्मीर। और ये नाम हमने नहीं दिया, इन्होंने ही दिया है कि कश्मीर हमारा था, हमने आजाद कर लिया। तो पीओके के कितने हिस्से हुए? दो हिस्से हुए, एक नॉर्थ वाला और एक साउथ वाला। ओके, अभी मुझे ये बताओ, इतना समझ में आया नहीं आया? मैंने आपको क्या बताया इसमें, देखो ध्यान से। मैंने बताया पाकिस्तान में 1947 में भारत से अलग हुआ है। रेड क्लिफ लाइन है जो 1947 में ही डिसाइड की गई थी। ये स्टेट ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। आगे मैंने बताया कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके का मतलब क्या है। 1947 में ये वो क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया, और लाइन ऑफ कंट्रोल इसको अलग करती है। पीओके के दो हिस्से हैं, ऊपर वाले को गिलगिट बाल्टिस्तान कहा जाता है, वहीं नीचे वाला जो हिस्सा है, साउथ पार्ट जो है, इसे कहा जाता है क्या? इसे आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए जी, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे, समझेंगे। यहां पे खास क्या है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या खास बात है यहां पे। देखो, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है ना, यहां पे क्या खास बात है, गौर से सुनना मेरी बात को। यहां खास बात है ये वाला क्षेत्र, ठीक है? ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो किस नाम से जाना जाता है इसे? इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है सर शानदुर प्लेन। इसे कहा जाता है शानदुर मैदान। शानदुर मैदान कहा जाता है इसे। शानदुर मैदान की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है सर? ये है, आप लोगों ने गेम का नाम सुना होगा, पोलो, है ना? ये है सर वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड। ये क्या है? ये है विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान है, ठीक है? ये क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान है। कौन सा? शानदुर प्लेन। एसएससी ने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसलिए करवा रहा हूं। इससे जब हम और आगे बढ़ेंगे तो इस वाले क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक? इस वाले क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा आपसे तो इसमें क्या खास है? इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है सर हुंजा वैली। इसे क्या कहा जाता है? हुंजा घाटी कहा जाता है। हुंजा घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके लिए जानी जाती है, तो आपका आंसर होगा, ये जानी जाती है नेचुरल ब्यूटी के लिए। यहां पर है सर प्राकृतिक सुंदरता। साथ ही मतलब प्राकृतिक सुंदरता का मतलब सबसे सुंदर महिलाएं यहीं पर हैं। और ये जानी जाती है लॉन्ग लाइफ, यानी कि लंबा जीवन जीने के लिए। इसलिए इसे कहा जाता है ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ। इसे कहा जाता है पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है। इसे ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाता है।
इससे हम और आगे बढ़ेंगे तो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा वाला क्षेत्र आ जाएगा? ये वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है। इस क्षेत्र को मैं यहां लिख देता हूं। ये कौन सा है? यहां पे सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला ये है, फिर दूसरा ये है, और फिर तीसरा ये है। सर इस पूरे के पूरे एरिया की अगर मैं आपसे बात करूंगा ना, जो यहां पर ये फैला हुआ है, इतने नालायक किस्म के लोग हैं ये, जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब ये इस बात में खुश हैं कि भारत का नुकसान हो रहा है, मजे आ रहे हैं, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा 1962 का पार्ट। 1962 में दुर्भाग्यवश भारत की हार हुई थी चाइना के साथ। तो 1962 में सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? पाकिस्तान को हुई। इन्होंने क्या किया, एक विचार बनाया। इन्होंने कहा कि भारत कभी भी इधर आक्रमण कर सकता है, हम अकेले पड़ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस वाले क्षेत्र को चाइना को दे देते हैं। और चाइना को देने का फायदा होगा कि अगर भारत इधर बढ़ेगा तो चाइना इधर से आ जाएगा, हम इधर से आ जाएंगे, दोनों मिलकर के भारत को हरा देंगे। ये इनकी जियो पॉलिटिक्स थी। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो मैंने ब्लू कलर का निशान लगा दिया है, इसे क्या कहा जाता है सर? इस ब्लू कलर वाले क्षेत्र को कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है सक्शगम वैली। एसबी लिख देता हूं मैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सक्शगम घाटी। इसे सक्शगम घाटी के नाम से जाना जाता है। तो जो ये सक्शगम घाटी है ना, इसमें क्या खास बात है? तो आप लिखेंगे यहां पर, इसको किसने किसको दे दिया था? इट वॉज गिफ्टेड बाई पाकिस्तान टू चाइना, ठीक है। इसे पाकिस्तान ने, इसे पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चीन को उपहार में दे दिया, ठीक है। चीन को किस में दे दिया? उपहार में दे दिया। पहले ये बताओ, पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ, फटाफट से। सारा सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? मैप की हेल्प से चल रहे हैं हम। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है? आजाद कश्मीर। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? तो आपका आंसर होगा जो आजाद कश्मीर है, ध्यान से सुनना। आजाद कश्मीर है साउथ पार्ट ऑफ पीओके, ठीक है। ये क्या है? पीओके का दक्षिणी भाग है। और ये जो आपने पढ़ा है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक किसको बिलोंग करता है? ये सब कुछ बिलोंग करता है पीओके को। बताओ, ऐसा मैप मार्केट में मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? और नहीं भी मिले तो आप गूगल से डाउनलोड करके और प्रिंट आउट निकलवा लो। हाँ जी।
आगे बढ़े। चौहान अल्पेश, केवल आपको ही ये समस्या आई है और पता नहीं क्यों आई है, बाकी किसी भी बच्चे का सिंगल कमेंट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है आपको सच में परेशानी हो, तो हमारी तरफ से काम वही कराया जाता है जो जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में कुछ खुरापात आएगी और फिर हम जो आप कहना चाह रहे हो हम उसको करने बैठ जाएंगे। उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप सीधा टू द पॉइंट टॉपिक पर ध्यान दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? और भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं। तो आपको एक बात ये मानकर चलना पड़ेगा कि सजेशन की जहां रिक्वायरमेंट होती है हम खुद पूछ लेते हैं स्टूडेंट से कि भाई हम ये करने वाले हैं और बताओ आपकी राय क्या है। तो उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस आप मुझे इतना बताओ कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो क्लियर है ना सब कुछ। चलो भाई, नेक्स्ट हेडिंग डालो। पाकिस्तान के साथ जो हमारा इश्यू चल रहा है उस पे नेक्स्ट हेडिंग डालो अब आप। इसी के पास में यहां पर एक ग्लेशियर है जिसे कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। ओके। ये पाकिस्तान के साथ विवादित है। सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है जी। अगर हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की तो सबसे पहली बात, ये कहां पर लोकेटेड है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। ये है काराकोरम रेंज। ये काराकोरम श्रेणी है। इस काराकोरम श्रेणी पर यहां पर ये बर्फ जमी हुई है। आगे बात समझ में। यहां पर क्या है, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है। तो जब ये बर्फ पिघलती है ना, तो इसी के पिघलने से नुब्रा नदी बनती है। क्या होता है इससे? नुब्रा नदी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से। अब अगर हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन के बारे में, तो ये तो हमारा इधर इंडिया है, इधर इसके चाइना है, इधर इसके पाकिस्तान है, यानी कि ये एक ट्राई पॉइंट पर लोकेटेड है, तीन देशों के मध्य में स्थित है। आगे बात समझ में। क्या है ये? तीन देशों के मध्य में स्थित है। देखो मैंने कितनी बार कहा है कि आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। अगर आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। जैसे निखिल कुमार का कमेंट आ रहा है, इसे हिमालय के साथ करा देना। कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे तो अभी बस बॉर्डर करा दो। जबकि जियो पॉलिटिक्स नाम से टॉपिक ऐड करके एसएससी ने यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। वो आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान और आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में इनमें से कौन सा ग्लेशियर विवादित है। फिर आप वहां कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि सर ये विवाद कहां से आ गए, बड़ा समस्या है। तो इसलिए जो सिलेबस सेट किया हुआ है उसमें आप 3-5 लगाओगे
आप खुद के समय को बर्बाद करोगे। आगे बात समझ में? मैं लिख रहा हूं यहां, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये कहां पर है? लोकेटेड इन लद्दाख। क्यों भाई, क्या ऐसा है कि आप इस पॉइंट को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं? सारे हमारे भारत के पड़ोसी देशों से जो भी विवाद चल रहे हैं उनको अगर हम, ठीक है, एक जगह पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, या फिर अलग अलग पढ़ते फिरेंगे वो ज्यादा बेहतर है? लद्दाख में स्थित है मेरे दोस्त। एक बच्चे का डाउट आ रहा था ये कहां पर है, मनीष का। मनीष, ये लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर। और आगे दूसरे पॉइंट में लिखना है आपका, ठीक है ना, इसकी लोकेशन कहां पर है? एमंग लिख लेना, या फिर ऐसे समझ लो, 3 कंट्री। शेयर बॉर्डर। 3 देशों के साथ सीमा साझा होती है। आगे बात समझ में? अब तीनों के बीच में विवाद चल रहा है, तो इसलिए इसको माना जाता है, सियाचिन को, हाईएस्ट बैटल लैंड माना जाता है। इसे माना जाता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल इसको माना जाता है। बात क्लियर है? क्योंकि तीनों देश के बीच में लड़ाई चल रही है, तो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये। बात है सर 1984 की। यहां पर सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो युद्ध में क्या हुआ, ध्यान से सुनना। ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। इंडिया के द्वारा। और इसमें डिफीट किसको किया गया? एंड डिफीट पाकिस्तान। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत द्वारा भारत ने पाक को हराया। और यहां से प्रश्न क्या बनेगा? यहां से प्रश्न बनेगा कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर से है। ठीक है, नुब्रा रिवर वाला पॉइंट समझा दीजिए। साफ लिखा हुआ है, नुब्रा नदी निकलती है कहां से? सियाचिन ग्लेशियर से। क्या समझाऊं अब इसमें? हाँ जी, क्या समझाना रहता है मुझे ये तो बताओ इसमें, कि ये चीज बताओ। और लिख देता हूं मैं, नुब्रा नदी निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से।
मोहम्मद जुनैद पूछ रहे हैं सियाचिन कैसे रिलेट है मेघदूत से। अलग ही बात है भाई साहब। पाकिस्तान की आर्मी यहां सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार करने की सोच रही थी, तो 1984 में भारतीय सेना ने इनको कूट दिया। तो ऑपरेशन मेघदूत क्यों चलाया गया? क्योंकि लड़ाई हुई थी। लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी? सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान अधिकार करना चाह रहा था। आगे बात समझ में? तो इस वजह से सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है ऑपरेशन मेघदूत। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्रेजेंट में सियाचिन हमारे भारत का हिस्सा है, हमारे भारत के पास है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर पाक और कमेंट ही हट गया। पाक और इंडिया के बीच लड़ाई क्यों हुई? अबे कितनी बार बताऊं, पाकिस्तानी इस पर अधिकार करना चाह रहे थे। दिमाग से पैदल पैदल हो क्या? या जो टीचर बता रहा होता है वो साथ के साथ सुनाई कम देता है थोड़ा सा? क्यों बे? करो इसको पूरा जल्दी से। एक चीज को 6 बार बताना पड़ता है तब तो तुम्हारे दिमाग में घुसती है। चलो, अवंतिका का कमेंट आ रहा है, सर कमेंट ऑफ करवा दो। मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है, अच्छी खासी क्लास चल रही होती है, उसमें ये कुछ नमूने आके फालतू के लॉजिक निकाल रहे होते हैं जिनका कोई सेंस दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब एक पाकिस्तान के साथ तीसरा पॉइंट है जो कि काफी चर्चा में रहा था अभी भी। लिखो इसमें, इंडस वैली, इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु जल संधि। ठीक है, सिंधु जल संधि। चलो, राहुल कुमार का कमेंट आ रहा है, डोंट मिस बिहेवियर। ठीक है, इन्होंने कमेंट लिख रखा है ऐसे ही, डोंट मिस बिहेवियर। किसने छेड़ दिया तेरे को? है? चलो, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसको पूरा अच्छे से समझते हैं। एक बच्चा कमेंट कर रहा है मैप से करवाओ। तो ये क्या, मैंने अपना फोटो लगा रखा है, मैप नहीं है तो? और आपकी क्लासेस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड रुको, ये बच्चे इस लायक है नहीं कि इनके कमेंट ओपन रहे। एक सेकंड।
अरे कहाँ गया ये पॉइंटर? कमेंट हटा दिए भाई, लास्ट में 15 मिनट ही खोला करूंगा मैं, नहीं तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना उनका फालतू में नुकसान होगा। खुद को देख के पढ़ाया करूंगा आराम से। वाह। इंडस वाटर ट्रीटी पर आ जाते हैं। सिंधु जल समझौता क्या है, देखो ध्यान से। बहुत ध्यान से पहले ही समझना, फिर 4 बार पूछते हो। सिर यहां पर एक ग्लेशियर है तिब्बत में। इस ग्लेशियर से मैं पहले बता दूं, डिटेल में इस रिवर को हम रिवर वाले टॉपिक में ही पढ़ेंगे, यहां पर केवल विवाद पढ़ना है। हमें क्या विवाद है? यहां से ये इंडस रिवर निकलती है और ये पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में यहां जाकर के इसका अंत हो जाता है। अब एक नदी के पानी को कौन ज्यादा इस्तेमाल करेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो नदी है, जिस देश में जितनी ज्यादा लंबी दूरी तय करेगी, पानी के इस्तेमाल का अधिकार उस देश के पास ज्यादा होगा। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो नदी कहां से निकल रही है। सोचने से हमें ऐसा लगता है कि जिस देश से नदी निकल रही होगी उस देश का अधिकार ज्यादा होगा पानी इस्तेमाल करने का, बट ऐसा कुछ है नहीं। आगे बात समझ में? तो अब ये नदी की शुरुआत वैसे एक्चुअल में कहां से हो रही है? चाइना से हो रही है, तिब्बत वाले क्षेत्र से। अब ये कहां पर आ गई? इंडिया में आ गई। अब ये कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई। बहुत अच्छी बात है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे देखो ध्यान से कौन सी सहायक नदी है। ये जो नदी निकल कर आई ऐसे यूं बहते हुए जाकर इसने इसको यहां ज्वाइन कर लिया। इस नदी का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा, इस नदी का जो नाम है सर, नदी का नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। अब इस चिनाब में दो नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी यहां ऊपर की तरफ से ऐसे यूं आकर मिलती है, एक नदी यहां हिमाचल प्रदेश से ऐसे यूं बहते हुए ये जाकर यहां मिलती है। तो ऊपर वाली जो नदी है इसका नाम है झेलम, ठीक। और नीचे वाली जो नदी है इसका नाम है रावी। क्या नाम है? रावी। एक नदी फिर इसी ग्लेशियर के निचले हिस्से से निकलती है और ये जाकर के इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है सतलज, ठीक है। क्या नाम है इसका? सतलज। और एक नदी यहां से निकलती है और जाकर के इसको ज्वाइन कर लेती है, इसका नाम है ब्यास। अब एक काम करो बाबू, इनको काउंट करो, ये कितनी नदियां हुई। सबसे पहली कौन सी हुई? सिंधु। फिर झेलम, झेलम के बाद जस्ट नीचे चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज। 6 नदियां हैं टोटल। ये नदियां भारत से होकर के पाकिस्तान में जाकर के इंडस रिवर को ज्वाइन कर रही हैं। बोलो हाँ या ना। विवाद तब उत्पन्न हो गया इस नदी को लेकर के जब पाकिस्तान ने कहा कि हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है, भारत ने अगर पानी रोक लिया तो ड्रामा हो जाएगा। 1947 से पहले यहां पर 2 नहरों का निर्माण किया गया था। आजादी का समय आया 1947 में, दोनों देश आजाद हुए। दोनों देश जब आजाद हुए तो यहां पर समस्या थी कि उन नहरों का क्या किया जाए। भारत ने कहा जी हम पानी नहीं देंगे। तो बोले एक काम करो, आप मार्च 1948 तक पानी दे दो, उसके बाद में हम इंतजाम कर लेंगे। बोले ठीक है। जैसे ही मार्च 1948 का टाइम आया, बात पूरी हुई, भारत ने पानी रोक दिया। और जैसे ही पानी रोका भारत ने तो पाकिस्तान में बड़े स्तर का नुकसान हुआ, इनकी खेती सूख गई। इन्होंने हाहाकार मचा दिया कि जी हम तो मार डाले मार डाले मार डाले। और देखते ही देखते ये मुद्दा इतना गर्माने लगा कि दोनों देशों को फिर ये लगा कि भाई एक काम करते हैं, लड़ने में कोई फायदा नहीं है, एक वैश्विक स्तर की मीटिंग का आयोजन करके इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। तो लिलिथियल नाम के एक व्यक्ति थे जिनको नेहरू जी ने टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट यूएसए के वो हेड थे, उनको बुलाया, पेपर तैयार कराए और पाकिस्तान ने ये मुद्दा ले जाके रख दिया वर्ल्ड बैंक में। बोले जी भारत कर रहा है हमें परेशान, भारत हमें पानी नहीं दे रहा है, क्योंकि भारत ने अगर पानी रोक लिया तो पाकिस्तान में खेती संभव नहीं है, क्योंकि इंडस रिवर बिल्कुल बीचों बीच से होकर बहती है भारत, क्या नाम है, पाकिस्तान के। वर्ल्ड बैंक ने 1960 की बात है, दोनों देशों को बिठाया और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई टोटल कितनी नदियां हैं? कह रहे जी 6 नदियां हैं। 3-3 नदियों के 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ऊपर की 3 नदियों को कहा गया वेस्ट रिवर और नीचे की 3 नदियों को कहा गया ईस्ट रिवर।
आगे बात समझ में? तो ध्यान से सुनना। सिंधु जल संधि की अगर हम बात करेंगे तो ये कब हुई? 1960 में हुई। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी रिवर वाटर यूटिलाइजेशन डिस्प्यूट। समस्या क्या थी यहां पर? समस्या थी सर नदी जल प्रयोग या उपयोग। को लेकर विवाद कि हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मीडिएटर कौन बना? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक थी पश्चिमी नदियां और एक डिवाइड कर दिया इसको ईस्ट रिवर, यानी कि पूर्वी नदियां। इसमें कहा गया था, ध्यान से सुनना, पश्चिमी नदियों में कौन कौन सी नदी आएगी इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा जी इंडस आएगी, चिनाब आएगी और आएगी झेलम। और ईस्ट नदियों में कौन कौन सी आएगी तो इन्होंने बताया कि रावी रिवर आएगी, ब्यास रिवर आएगी और आएगी सतलज रिवर। बोले बहुत बढ़िया। फिर क्या किया गया? इन तीन नदियों के बारे में कहा गया कि 80% इन पर अधिकार रहेगा पाकिस्तान का पानी इस्तेमाल करने का, 20% अधिकार रहेगा इंडिया का, मतलब एकदम नेग्लिजिबल। और नीचे की जो तीन नदियां थी इनके बारे में कहा गया कि 80% इस पर अधिकार रहेगा इंडिया का, 20% अधिकार जो रहेगा वो रहेगा पाकिस्तान का। इस तरीके से इस सिंधु जल समझौते में ये वाली बात रखी गई। और याद रखना इसमें जो मीडिएटर है ना वो वर्ल्ड बैंक है। अभी भारत में ये कहा भारत ने, साथ ही साथ में एक और था इसमें, ध्यान से सुनना, एक और था इसमें कि एक समिति का गठन किया गया। और इस समिति को काम क्या दिया गया? समिति को काम दिया गया, ऐसे ही ओरली सुन लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहां लिखा जाए। यहां पर एक समिति का गठन किया गया जिसके माध्यम से यह कहा गया कि अगर इन नदियों पर कोई भी देश डैम बनाता है, कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आता है, तो एक बैठक के माध्यम से एक दूसरे को यह बताना होगा कि हम ये काम करने जा रहे हैं। आगे बात समझ में? अब होता क्या है, भारत की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमला होता है। भारत सरकार ने कहा कि जो पैनल बना हुआ था, हम सिंधु जल समझौते को स्थगित करते हैं। बोले स्थगित में क्या करेंगे? स्थगित में यह करेंगे कि जो पैनल बना रखा था कि आप हमारे साथ मीटिंग करेंगे, एक दूसरे से मिलकर के हम क्या प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, हम सूचना देंगे एक दूसरे को, हम वो चीज अब नहीं मानेंगे। आगे बात समझ में? वो चीज हम नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान के साथ कोई मीटिंग नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को कोई सूचना नहीं देंगे कि डैम बन रहा है, हम पाकिस्तान को नहीं बताएंगे कि कब हम पानी छोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान को नहीं बताएंगे कि हम पानी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब नो कनेक्शन। जैसे घर में होता है ना भाई कि मैं गुस्सा हूं, गुस्सा आदमी होगा, कुछ नहीं बताएगा कहां जा रहा है क्या कर रहा है। सरकार ने तो राजनीतिक रूप से यह कहा था, लेकिन देश की जो महान मीडिया है उसने क्या चलाया कि भारत ने तरसाया पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए। यह पॉसिबल नहीं है कि आप इंडस रिवर का वाटर रोक लोगे। इसके पीछे दो कारण हैं। पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक मीडिएटर है, वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं होने देगा। क्योंकि भारत अगर ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि वर्ल्ड बैंक को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा और भारत को पानी छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी एक और समस्या है, रिवर वाटर जो होता है वो एक नेचुरल फ्लो होता है, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश में इतनी बाढ़ आई थी, हम उस पानी को अपनी तरफ क्या नाम है समेट लेते उसको, क्यों फिर पूरे में बाढ़ आ गई? ये तब पॉसिबल है जब यहां पर नंबर ऑफ डैम, वो भी लार्ज डैम बनाकर तैयार कर दिए जाएं, तो संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है।
लेकिन उस बात को गलत डायरेक्शन में दिखाया गया, गलत डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया कि पाकिस्तान की धरती सूख गई, कि ये हो गया वो हो गया, भाई सब दुनिया भर की टीआरपी के लिए है तो वो मचा के रख दी। जबकि सच्चाई ये थी, भारत ने ये कहा था कि हम कोई भी बैठक का आयोजन पाकिस्तान के साथ में सिंधु रिवर को लेकर के नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? अब यहां से प्रश्न क्या बनेगा, सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों देश नदी को लेकर के आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई किसने बंद कराई? वर्ल्ड बैंक ने बंद कराई। और डिवीजन क्या था? ऊपर की तीनों नदियों पर 80% पाकिस्तान का अधिकार, 20% भारत का। नीचे की तीनों नदियों पर 80% भारत का अधिकार, पाकिस्तान का 20% अधिकार। मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। बात समझ में आ रही है? भारत यहां बॉर्डर पे डैम बना रहा है, यहां पे डैम बना रहा है भारत, लेकिन अभी प्रेजेंट में एकदम से पॉसिबल नहीं है कि आप रिवर वाटर को कंट्रोल करके पाकिस्तान में पानी की सप्लाई को रोक सकते हो। आगे बात समझ में? अब मैंने आपको यहां पे पूरी कहानी भी बता दी, रिवर भी समझा दी मैंने आपको, और यह भी बता दिया कि जो मीडिएटर था वो कौन था और प्रश्न कैसे आएंगे। दो तरीके से आएंगे, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो सिंधु जल समझौता था वो किसने कराया? वर्ल्ड बैंक ने कराया। ओके। और इसमें यह भी पूछेगा, जब मैं आज क्या नाम है यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा था तो वहां क्वेश्चन था, ऐसे भी पूछ लेता है कि जो इंडस रिवर है ना, सॉरी, इनमें से कौन सी नदियों का भारत पर अधिकार सबसे ज्यादा है, या इनमें से कौन सी नदियां जो हैं वो पाकिस्तान के अधिकार में ज्यादा है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हमने पाकिस्तान के साथ जो विवाद चल रहे हैं उन पर पूरी तरह से प्रकाश डाला है ना, वोल्टाज की टॉर्च से। आने एक बारिश भी हुआ। कमेंट लगाना। अब बताओ भाई, कमेंट में आ जाओ, कैसा रहा ये लास्ट में जो मैंने कमेंट हटा के पढ़ाया? अटेंशन डाइवर्ट करवा देते हो, टीचर पढ़ाएगा कहां से फिर? और आगे भी मैं यही रखूंगा। अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा बकवास आ रही है कमेंट में, मैं हटा के कमेंट फिर पढ़ाऊंगा एकदम रिलैक्स होके। प्रोडक्टिविटी दिखेगी उसमें, लिंक ब्रेक होता हुआ नहीं दिखेगा आपको, लगेगा कि हाँ टीचर लगातार पढ़ा रहा है। एक काम करते हैं, लास्ट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ कौन सी लाइन है, तो आपका आंसर होगा रेड क्लिफ लाइन है। गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का नॉर्थ पार्ट है, और वहीं साउथ पार्ट जो है वो आजाद कश्मीर है। लाइन ऑफ कंट्रोल इसको अलग करती है। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमने आगे पढ़ा कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है इसमें तीन मुख्य पॉइंट हैं। शांदुर प्लेन जो है यहां पर भारत का अधिकार नहीं है, सांदुर प्लेन जो है ये पाकिस्तान के अधिकार में है, और यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है। हुंजा वैली में सबसे लंबी आयु तक लोग जीवित रहते हैं, 100-120 साल तक जीवित रहना नॉर्मल सी बात है, यहां कोई बड़ी बात नहीं है। सक्शिगम वैली जो है, सक्शिगम घाटी, पाकिस्तान ने कूटनीतिक चाल को चलते हुए उठा करके दे दिया किसको? उसको चाइना को दे दिया। आजाद कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो पीओके का साउथ पार्ट है। इसके बाद फिर हमने पढ़ा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, ऑपरेशन मेघदूत ध्यान में रखना है, और सियाचिन से कौन सी रिवर निकलती है ये ध्यान में रखना है। आगे हमने पढ़ा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये क्या है, क्यों है। ठीक है जी, चलिए मैं उम्मीद करता हूं आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसके बारे में? चाइना के बारे में। बाकी के जो बच्चे हुए उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जी। बहुत से बच्चे इस बात के सपोर्ट में हैं कि सर कमेंट बहुत कम पढ़ें,
है ना, या फिर ऑफ ही कर दें। मैं पक्का ध्यान रखूंगा आपकी बात का, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लाइव क्लास अटेंड करें, ज्यादा ठीक रहेगा। ओके। अच्छा, और ये बताओ, टॉपिक फिनिश होते ही अगर टॉपिक के क्वेश्चंस हो जाएं तो कैसा रहेगा? टॉपिक वाइज, जैसे जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएं लगभग 40 से 50, कैसा रहेगा आइडिया? जल्दी 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 बताओ, आइडिया कैसा रहेगा कि जैसे ही टॉपिक फिनिश हुआ उसके 50 क्वेश्चन हो गए? हम्म। मस्त आइडिया रहेगा ना, वो मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। ओके। बिल्कुल बेहतरीन करवा देंगे, एकदम टेंशन ना लो, वो मैं बता दूंगा कैसे करने हैं। ओके। पहले एक चैप्टर कंप्लीट होने दो, फिर करवा देंगे। ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।